हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 में हैं, भूगोल आपका सब्जेक्ट है, बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1000% की दोस्तों गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक शब्द का मतलब समझाने वाला हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका जो बुक फर्स्ट है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर फर्स्ट है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यहाँ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आसान है। आप सभी को पता होगा अच्छे से कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। इसमें जो राइट आंसर होगा ये एराटोस्थेनेज है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा दे और आपसे पूछ ले मानव भूगोल का जनक पूछ ले। अगर दोस्तों आपसे मानव भूगोल का जनक पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो 12 में आपका सब्जेक्ट है भूगोल, उसमें जो आपका किताब मेन आपका है वो मानव भूगोल है। आपने 11 में बहुत ही भूगोल पढ़ा था और यहाँ पे मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपसे मानव भूगोल का जनक आपसे पूछ सकता है। अगर दोस्तों आपसे मानव भूगोल का जनक पूछ ले तो आप चुप मार के रटजल को लगा लेंगे। किसको लगा लेंगे? रटजल को लगा लेंगे। आप जल लगाते हैं बाल में ना, जल लगाइए। आप बाल में जल लगाइए। क्या लगाइए? बाल में जल लगाइए। लेकिन कैसा जल लगाएंगे? रेट जल लगाएंगे। रेट रेट मतलब चूहा, चूहे का जल लगाइए, यानी रेट जल हो जाएगा। तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपागम का मतलब होता है स्रोत या साधन कह सकते हैं, ठीक है, साधन या स्रोत कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन यहाँ पे 2022 में दोस्तों पूछा गया था, उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, या फिर यहाँ पे एक दिया है ऑप्शन यहाँ पे अन्वेषण या वर्णन करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी का डाटा दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी का डाटा है, यहाँ पे देखिए उपागम लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मानव भूगोल के अवस्थाएं जो है और उनके जो उपागम दिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अन्वेषण और विवरण दिया गया है, प्रादेशिक विश्लेषण दिया गया है, क्षेत्रीय विभेदन दिया गया है और स्थानीय संगठन दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बातें कही गई है, इसमें से अगर इस चारों में से देखेंगे तो इसमें मात्रात्मक जो क्रांति है ये इसमें नहीं है, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति मतलब कि यही इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो आंसर सही होगा वो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यही जो इसमें मात्रात्मक क्रांति है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? मतलब दोस्तों ये है कि भूगोल का वर्णन करना। अब यहाँ पे जो बातें कही गई है, कौन सी सी बातें इसमें लिखी गई हैं, कौन सा ऑप्शन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता? मतलब 3 तो करते हैं लेकिन एक नहीं करता है, उसी को पहचानना है। अब देखिए यहाँ पे समाकलनात्मक अनुशासन, ठीक है, मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। पहले समझिए समाकलनात्मक अनुशासन क्या होता है। समाकल मतलब समान, कलनात्मक यानी काल मतलब समय, ठीक है। समान जो है, जो समान समय है, मतलब कि जो समय आ रहा है, जैसे मान लो अगर 10 साल इतिहास में जाके देखें, हम 10 साल पहले पिछले का देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा पहले पर्यावरण कैसे थे, आज की डेट में पर्यावरण कैसे हैं। तो हमें क्या मानव उसके साथ साथ पर्यावरण के साथ में अनुशासन में है, यानी समय के साथ साथ समान रूप से अनुशासन में होना पर्यावरण के साथ में, यही मानव भूगोल का वर्णन कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है ना। मानव भूगोल जो है, यानी मानव क्या कर रहा है? अगर पेड़ काट रहा है तो पेड़ को लगा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं न कहीं मानव जो है समय के साथ साथ जो है अनुशासन में बनाए रखा है। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मानव क्या कर रहा है? प्रकृति की जो है उसका ह्रास ज़्यादा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अनुशासन अभी बना हुआ है। तो ये बात जो है इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये सही बात है। अब आगे देखिए, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या भूगोल का वर्णन करता है? बिल्कुल करता है। भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। और मानव भूगोल किसकी शाखा है? भूगोल की शाखा है। इसका मतलब क्या है? ये वर्णन कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है
द्वैधता पर आश्रित, ठीक है, द्वैधता पर आश्रित। द्वैधता का मतलब क्या होता है, इससे भूगोल है, ठीक है। ये भूगोल की दो शाखाएं हैं, मैंने अभी आपको बताया कि भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक शाखा आपकी भौतिक भूगोल है जो आप 11 में पढ़े थे, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल जो आप 12 में पढ़ रहे हो। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, द्वैधता का मतलब होता है जब एक विषय, एक सब्जेक्ट के दो विषय, दो शाखाएं हो जाएं, ठीक है। द्वैधता का मतलब एक विषय के दो शाखाओं का होना, दो शाखाओं में बढ़ जाना, जब उनका हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मानव भूगोल, मतलब कि उसको वो कहेंगे द्वैधता, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको द्वैधता कहेंगे। तो यहाँ पे जो भूगोल है, क्या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में दो भागों में बटा हुआ है, बिल्कुल बटा हुआ है। तो द्वैधता पर आश्रित है, मतलब भूगोल जो विषय है वो द्वैधता पर आश्रित है। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी के विकास विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक का मतलब होता है दोस्तों उचित नहीं है, सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो उचित नहीं है या फिर योग्य नहीं है, ठीक है, योग्य नहीं है। अर्थात देखिए क्या कहा गया है, प्रौद्योगिकी के विकास में फलस्वरूप, मतलब जैसे जैसे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी यानी जैसे से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जैसे से साइंस आगे बढ़ रही है, आधुनिक रूप से प्रासंगिक मतलब क्या उचित है, जो आधुनिक यानी मॉडर्न ज़माना में साइंस आगे बढ़ रही है, तो क्या ये उचित है, योग्य है, किसके लिए, भूगोल के लिए। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं प्रकृति क्या हो रहा है, ह्रास भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये बात जो इंडिकेट कर रहा है, तो कहीं न कहीं दोस्तों ये थोड़ा-सा बात कहीं आलोचनात्मक में है, ठीक है। इसीलिए यही आंसर इसमें राइट हो जाएगा, चौथा जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा। जो है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक रूप से जो है प्रासंगिक नहीं है, यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए दो चीज़ें हैं, भौगोलिक सूचना का मतलब होता है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, ऐसे बहुत सारे देखिए यहाँ पे देखिए, यात्रा के विवरण, प्राचीन महाकाव्य, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ नमूने, और चौथा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे प्राचीन मानचित्र आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए इसका मतलब पहले समझते हैं, ठीक है। यात्री के विवरण, यात्री के विवरण का मतलब ये है जैसे कोई भूगोलवेत्ता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर भूगोलवेत्ता है या कोई विद्वान है, आप किसी भूगोलवेत्ता के बारे में उससे पूछते हैं कि बताइए उस जगह क्या उस वहाँ की जलवायु कैसी है, या फिर वहाँ का जो है वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के पर्वत पठार कैसे हैं। तो अगर कोई भूगोलवेत्ता बताता है तो यात्रियों के जो विवरण लेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, तो आपको भौगोलिक सूचना वहाँ से मिल सकती है, क्योंकि वो उस चीज़ का अध्ययन किया हुआ है, इसीलिए उसके बारे में जानकारी है, तो हमें वहाँ सूचना मिल सकती है। यानी भौगोलिक सूचना हमें यात्री के विवरण से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जब हम भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पढ़ते हैं तो हमें वहाँ से जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य मतलब कि जैसे प्राचीन महाकाव्य उठा के देखिए, आप उसे पढ़ेंगे, जब महाकाव्य पढ़ेंगे, इससे आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, तो आप महाकाव्य जब पढ़ेंगे तो उन महाकाव्य में भी आपको कहीं न कहीं भौगोलिक सूचना का स्रोत मिल जाएगा। जैसे बात करें रामायण की, तो रामायण में क्या है, रामायण में जैसे मान लो जब समुद्र में राम सेतु बनता है, जब पुल बनता है, तो क्या समुद्र के बारे में वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती है कि समुद्र कहाँ पे है, कैसे क्या वहाँ पे कौन सी चट्टानें यूज़ की गई हैं, तो कहीं न कहीं भौगोलिक सूचना का स्रोत मिला, यानी जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सूचना मिला। इसका मतलब ये है कि प्राचीन महाकाव्य जो है इसमें इसका वर्णन करता है, तो हमें नहीं पूछा है, वो देखना है। अब देखिए चंद्रमा से चट्टानी जो है पदार्थों के नमूने, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति चंद्रमा से जाकर वहाँ से चट्टान लेकर आता है, तो क्या हमें भौगोलिक सूचना का मिलेगा। अब सिंपल सी बात ये है, हमारे पास क्या है, चट्टान है, ठीक है, चट्टान का मतलब क्या है, हमारे पास साक्ष्य है, एक साक्ष्य, एक सबूत है, तो साक्ष्य के आधार पे हम कैसे कर सकते हैं कि हमें भौगोलिक सूचना मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। दोस्तों यही इसमें ये है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हाँ सबूत है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है ना। जैसे चट्टान है, तो चट्टान में कितनी पुराने हैं चट्टान, कौन सी चट्टानें हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा से अगर प्राप्त चट्टानें हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में भौगोलिक सूचना नहीं है हमारे पास, तो ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे जो प्राचीन मानचित्र है, अगर प्राचीन पुराना नक्शा उठा कर देखेंगे आप लोग, तो कहीं कहीं आपको सूचना मिल जाएगी, इसकी भौगोलिक सूचना आपको वहाँ से दोस्तों मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया करके सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करें, दो चीज़ें लिखी गई है कि लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, तीन चीज़ें हैं, लोगों और पर्यावरण। लोगों मतलब क्या, लोगों को मतलब मानव, ठीक है, लोगों का मतलब क्या, लोगों को मतलब मानव है, ठीक है, और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक लड़का ये है, ठीक है, और एक लड़का ये है मान लेते हैं,
इन दोनों में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है मान लीजिए, ठीक है। अब जब लड़ाई होगी तो एक दूसरे को ये प्रभावित करेंगे, मतलब एक साथ क्रिया करेंगे, एक साथ क्रिया करेंगे। जब एक साथ क्रिया हो, ठीक है, किसी वस्तु में या किसी व्यक्तियों में जब एक साथ क्रिया हो तो उसे बोलेंगे अननोन क्रिया, ठीक है, उसे बोलेंगे अननोन क्रिया। तो जब लोग लोग मतलब मानव जब पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, जब मानव पर्यावरण के साथ क्रिया करेगा तो पर्यावरण भी मानव के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब कैसा है, अननोन क्रिया है इन दोनों के बीच में। अगर मानव पेड़ काटता है तो पेड़ को काटा हुआ मानव पे असर जरूर पड़ता है। यही क्रिया प्रतिक्रिया है, यही क्रिया प्रतिक्रिया अननोन क्रिया कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्वाधिक कारक कौन है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन में मानव बुद्धिमत्ता दिया है, प्रौद्योगिकी दिया गया है, लोगों के अनुभव दिया गया है, मानवीय भाईचारा दिया गया है। जो मानव की बुद्धिमत्ता है, अपने मानव बने बुद्धि के अनुसार जो है इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को यूज़ करता है। लेकिन अननोन क्रिया की बात कही है तो एक अननोन क्रिया में नहीं आएगा। जैसे बात करें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे क्या एनवायरनमेंट का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का यूज हो रहा है। जितने सारे एनवायरनमेंट है यानी प्रकृति जो संसाधन है उनको मानव यूज कर रहा है, तो कहीं न कहीं मानव जब यूज करेगा तो उसका असर मानव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अननोन क्रिया होगा। तो यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लोगों के अनुभव ये नहीं बताते हैं कि अननोन क्रिया कैसे हो रहा है, मानवीय भाईचारा ये नहीं बताता अननोन क्रिया कैसे हो रहा है। अननोन क्रिया का मतलब ये है कि जब तुरंत इफेक्ट पड़े मानव पर, क्योंकि मानव प्रभाव डाला प्रकृति पर, तो वही प्रभाव मानव पे डाल रही है प्रकृति, तो इसीलिए कहेंगे इसे अननोन क्रिया। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, इस बात को समझना है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे है। पहला ये है कि जो मानव भूगोल है ये मानव समाज, ठीक है, पहला पॉइंट मानव समाज और धरातल के बीच में, धरातल के बीच में क्या है, अध्ययन है। कैसा, संश्लेषित अध्ययन है। 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा कि जो मानव समाज है ये धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। देखिए अगर मान लेते हैं धरातल है, ठीक है, मानव कहाँ रहता है, मानव समाज कहाँ रहता है, धरातल पे रहेगा। अगर मानव समाज धरातल पे रहेगा यहाँ पे, तो मानव इस पे क्रिया करेगा। जब क्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है धरातल का असर मानव पे, यानी धरातल पे जो कुछ भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव उसका यूज कर रहा है, तो जो मानव यूज करेगा संसाधनों को तो उसका असर मानव पे पड़ेगा और मानव का असर धरातल पे पड़ेगा। तो क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। अब संश्लेषित का मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो जुड़ा होना, या यूं कहें इसको मिलना, ठीक है, मिलना। क्या धरातल धरातल पर जो धरातल है और जो मानव समाज है, इन दोनों में कहीं जुड़ा नहीं है, जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है, जुड़े हुए हैं, तभी तो मानव क्रिया कर रहा है धरातल पर। यही तो बात दोस्तों समझाना चाह रहे हैं कौन, रटजल। रटजल यही समझाना चाह रहे हैं, यही तो परिभाषा रटजल ने दिया है। रटजल ने कहा है कि जो मानव भूगोल है ये मानव समाज कहाँ रहती है, धरातल पर रहती है, और धरातल पर रहेगी तो क्रिया करेगी धरातल पर। जो क्रिया करेगी उन दोनों में कहीं की प्रभाव पड़ेगा, अंतर संबंध होगा, और संबंध होगा तो कैसा, जुड़ा होना, लगा होना, धरातल से लगा होना मानव का। यही बात रटजल ने दोस्तों कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। आपको इसको बता दें जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है ये इसमें मानव भूगोल के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में, मानव भूगोल के बारे में वर्णन किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मानव भूगोल है इसके जनक कौन है, तो जो मानव भूगोल है इसके जो जनक हैं वो रटजल हैं, ठीक है। तो ये जो पुस्तक किसकी है, ये रचना किसकी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये रटजल की ही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि एंथ्रोपोजियोग्राफी में किसकी रचना की गई, तो मानव भूगोल की रचना की गई है। और किसने किया है, तो रटजल ने किया है। इसकी राइट आंसर हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो नोट कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, संभववाद के संस्थापक किसे माना जाता है। संभववाद के संस्थापक जो है किसे माना जाता है, रटजल को, सॉरी ग्रिफिथ टेलर को, विडाल डी ब्लास को, सैंपल को, ये रटजल को। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विडाल डी ब्लास को संभववाद के संस्थापक माना जाता है। विडाल डी ब्लास जो है ये संभववाद के संस्थापक हैं। संभववाद में कहा गया है, संभववाद में कहा गया है दोस्तों यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक नदी ऐसे बह रही है, एक नदी ऐसे बह रही है, तो मानव ने क्या किया, इस नदी पर डैम बना दिया, इस नदी पे मानव क्या किया, डैम बना दिया। तो मानव ने क्या किया, संभव कर दिया है,
मानव ने क्या कर दिया है, संभव बना दिया है कि एक बहती नदी के पानी को रोक दिया है। ठीक है, नदी के बहती हुई नदी के पानी को रोक दिया है, तो मानव ने क्या कर दिया, संभव कर दिया है। तो इसी को संभववाद कहा जाता है, जिसमें मानव मुख्य है। ठीक है, मानव क्या है, मुख्य है, या मानव जो है इसका प्रधान है, यही संभववाद में कहा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अथवा करके पूछ सकता है कि नव नियतिवाद या रुको और जाओ का नाम किसने दिया था। तो ये दिया था टेलर ने। टेलर कौन, वो टेलर ने जो आपके कपड़े सिलते हैं, बल्कि गिरफिट टेलर ने दिया था। गिरफिट टेलर ने नव निश्चयवाद या फिर जो है रुको और जाओ की संकल्पना जो है प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है। कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है, मतलब कि मानव भूगोल को परिभाषित नहीं करती है। तो देखिए, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, जलवायु विज्ञान। अगर बात करें तो संसाधन क्या करता है, संसाधन मानव यूज करता है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। पर्यटन भूगोल, मानव पर्यटन बनाता है, मतलब कि पर्यटन बनाता नहीं, पर्यटन मतलब मानव से संबंधित है, इसलिए पर्यटन भूगोल हो जाएगा। कृषि मानव करता है, इसलिए मानव से संबंधित हो जाएगा। जलवायु विज्ञान ये नेचुरल है, प्राकृतिक है जलवायु, तो इसलिए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु विज्ञान इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जलवायु विज्ञान। आई होप दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी जानकारी को दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।